नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे भारत में कोयले के भंडार, उत्पादन तथा उत्पादन क्षेत्र। अब देखो, भारत में जो कोयले के जो भंडार है वो कहाँ स्थित है, किस रूप में हमें ये प्राप्त होता है। देखो, अवसादी चट्टानों के भागों में स्पंज की भांति किस रूप में पाया जाता है कोयला हमारे यहाँ पे। अवसादी जो चट्टाने हैं, अवसादी चट्टाने अवसादी चट्टानों के मध्य और किस रूप में, स्पंज की भांति, स्पंज की तरह, यानी ये स्पंज की तरह हमें प्राप्त होता है क्या, कोयला जो पाए जाने वाला है, यानी इस रूप में ये हमें प्राप्त होता है। और वनस्पति तथा जीवों के सागरीय भागों में दबने के कारण वनस्पति व जीव तथा सागरीय भाग ये क्या होते हैं कि उस समय ये दब जाते हैं। वनस्पति व जीव तथा सागरीय भागों में दबने के कारण तापीय क्रियाओं से, मतलब जब उष्मा का प्रभाव उन पे पड़ता है, मतलब धरती के अंदर क्या है, अत्यधिक गर्मी है, और उस गर्मी के कारण, तापीय क्रियाओं के कारण, किसके कारण, ये सागरीय भागों में तापीय क्रिया से ये क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। इस तरीके से आप मान लो कहीं पे भयंकर बाढ़ आ गई और बाढ़ के दौरान पत्थर चट्टाने वगैरह क्या है कि गिर जाते हैं, और उसके साथ साथ पेड़ पौधे भी गिर रहे हैं, और जब उनके साथ में वो गिर रहे हैं तो उसमें क्या है, पानी वगैरह ये सब कुछ क्या धरती के अंदर समाहित हो जाते हैं, यानी उसके अंदर दबते हुए जाते हैं। जब वो उसके अंदर दब जाएंगे तो उसके पश्चात क्या होगा कि अंदर जो धरती के अंदर जो उष्मा रहती है उससे वो सड़ गल जाते हैं, बिल्कुल इतने ठोस रूप में हो जाते हैं, जैसे नाम सुना हो कभी पत्थर का कोयला। तो इस तरीके से ये पत्थर का कोयला निर्मित होता है। तो हमारे यहाँ कोयला इस रूप में ये पाया जाता है सभी जगह इस तरीके से। भारत में सबसे ज्यादा इसके भंडार है, जिसमें कहते हैं 17.2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या है, कोयला विस्तृत है। कितने भाग के अंदर, 17.2% भाग में कोयला विद्यमान है। इस तरीके से कोयला हमें क्या है, 17.2% भाग के अंदर कोयला विद्यमान है। ठीक है, तो इस रूप में ये हमें प्राप्त होता है। ठीक है, और दूसरी चीज है कि भंडार, इसकी जो भंडार है वो आसाम में सबसे ज्यादा है। कहाँ पे, आसाम की ब्रह्मपुत्र घाटी। कहाँ पे भंडारों की अगर बात की जाए तो आसाम के अंदर ब्रह्मपुत्र घाटी, यानी ब्रह्मपुत्र जो नदी है उस घाटी क्षेत्र के अंदर, उस आसपास के क्षेत्र के अंदर ये कोयले विद्यमान है। बहुत लंबी चौड़ी ये घाटी क्षेत्र, वहां ये कोयले हमें प्राप्त होते हैं। और दूसरी सुरमा घाटी और बंगाल में सुंदरवन डेल्टा, कहाँ पे ये विद्यमान होते हैं, सुरमा घाटी, ये भी आसाम के अंदर है, सुरमा घाटी। और बंगाल के अंदर, बंगाल में सुंदरवन डेल्टाई क्षेत्र के अंदर, डेल्टा मतलब जहां बाढ़ का पानी आके एकत्रित हो जाता है वो डेल्टाई क्षेत्र कहलाता। तो उस जगह भी क्या है कि अत्यधिक, जहां गंगा और ब्रह्मपुत्र ये नदियां मिलती है, और बहुत सी नदियां बंगाल की खाड़ी के अंदर विलीन होने से पहले डेल्टा बनाती है। तो वहां जहां डेल्टा ये बन रहा है, बाढ़ का पानी जहां एकत्रित हो रहा है, सब नदियों का पानी जहां एकत्रित हो रहा है, उस जगह अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे क्या धरती के अंदर, बाढ़ वाले क्षेत्र के अंदर उदब जाते हैं, और जीवाश्म क्रिया के माध्यम से वो कोयले का रूप ग्रहण कर लेते हैं, यानी ठोस रूप वो ग्रहण कर लेते हैं जीवाश्म के माध्यम से, और इस तरीके से कोयले का निर्माण होता है। और यही बात अगर की जाए तटीय क्षेत्रों के अंदर भी, मुंबई हाई का नाम सुनाओ, मुंबई बेसिन, वहां पे भी क्या है कि कोयला विद्यमान है। और दूसरी चीज गोदावरी, कावेरी डेल्टा और अरब सागर में मुंबई हाई, वहां पे ये क्या है, कोयला हमें प्राप्त होता है। तो भारत के कई क्षेत्रों के अंदर क्या है, कोयला विद्यमान है। और भारत के अंदर सर्वप्रथम जो कोयला निकाला गया था वो कब निकाला गया था, 1814 के अंदर, रानीगंज पश्चिम बंगाल के अंदर। कहाँ पे निकाला गया, 1814
14 के अंदर रानीगंज पश्चिम बंगाल के अंदर सर्वप्रथम कोयला वहां पे निकाला गया था। इस तरीके से कोयले के भंडार हमें प्राप्त हुए। अब भारत में पेट्रोलियम पदार्थ के प्रमुख क्षेत्र कौन से, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। भारत में पेट्रोलियम पदार्थ के प्रमुख क्षेत्र, नेक्स्ट बिंदु हमारा भारत में पेट्रोलियम पदार्थ के प्रमुख क्षेत्र। जिस तरीके से हमने कोयले के बारे में अध्ययन किया था, वैसे ही भारत के अंदर पेट्रोलियम पदार्थ भी निकाले जाते हैं और अनेकों राज्यों से निकाले जाते हैं। अब तो ऐसा है कि भारत के ऐसे राजस्थान के ऐसे 12 ब्लॉक हैं जहां से क्या हमें पेट्रोलियम पदार्थ पेट्रोल प्राप्त हो रहा है। और डेजर्ट जोन के अंदर ये पेट्रोल हमें प्राप्त हुआ। बाड़मेर, जैसलमेर, इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, हमें तेल प्राप्त होने लग गया है, पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त होने लगे। देखो, देश के कुल उत्पादन का 90% उत्पादन कहाँ होता है? देश का जो उत्पादन है, देश के उत्पादन का 90%, कितना? 90% उत्पादन जो हो रहा है वो हो रहा है महाराष्ट्र। कहाँ हो रहा है? महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, इन क्षेत्रों के अंदर ये क्या है, हमें जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त हो रहे। इस तरीके से ये पेट्रोलियम पदार्थ मिलते हैं। देश का जो उत्पादन है 90%, और 90% जो उत्पादन है जिसमें महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा योगदान है। और किसका योगदान है? गुजरात का यहाँ पे सबसे ज्यादा योगदान रहा है। ठीक है। और भारत के कई राज्य, जिसमें राजस्थान में भी इसका उत्पादन अब धीरे धीरे से होने लग गया है। उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान ने भी अपना नाम इसमें दर्ज करवा लिया। राजस्थान के अंदर भी क्या है, इसका उत्पादन हो रहा है। अब दूसरी बात इसकी की जाए कि कच्चे तेल को देश की 24 बड़ी रिफाइनरियों के अंदर क्या किया जा रहा है, परिष्कृत। कितनी? 24 रिफाइनरियां। कितने? 24 रिफाइनरियों के अंदर इसको परिष्कृत किया जा रहा है। कच्चे तेल को जो अच्छा वाला है, अच्छी क्वालिटी का तेल, उसके अंदर क्या है, निर्मित किया जाता है, उसके अंदर निकाला जाता है। इस तरीके से क्या है कि रिफाइनरी के माध्यम से तेल को परिष्कृत करके उसको शुद्ध करके निकाला जाता है। और दूसरी चीज, जो यहाँ रिफाइनरियां जो काम कर रही है पाइपलाइन के माध्यम से, अब ये किसके माध्यम से पहुंचाया जाता है? पाइपलाइन के माध्यम से। पाइपलाइन जिसमें गुवाहाटी के अंदर भी क्या है, इसका पाइपलाइन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पे तेल को परिवहन के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। बरौनी हो गई, बड़ोदरा हो गया, हल्दिया हो गई, जिसमें बरौनी, हल्दिया इत्यादि क्षेत्रों से हम क्या कर रहे हैं, तेल प्राप्त कर रहे हैं और पाइपलाइन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब देखो, देश का 91% उत्पादन का महाराष्ट्र में 71%, यानी देश का जो 91%, कितना? 91% का होता है महाराष्ट्र के अंदर उत्पादन, जिसका महाराष्ट्र में, और 71% तेल जो निकाला जाता है वो अकेले महाराष्ट्र के अंदर निकाला जाता है। 11% गुजरात, असम, 11% के अंदर किसका योगदान है? गुजरात व असम के अंदर। गुजरात व असम का कितना योगदान है? देश का जो कुल उत्पादन कितना है? 91%, जिसमें 71% योगदान तो किसका रह गया? अकेले महाराष्ट्र का रह गया। और 11% जो योगदान है उसमें गुजरात और असम संलग्न है। 7% जो आसाम का है, ठीक है, यानी गुजरात का 11%, 7% आसाम का हो गया, और 2% राजस्थान का। 2% क्या है? राजस्थान के अंदर तेल निकाला जाता है। यह तेल के अंदर प्रमुख योगदान है भारत के अंदर। इस तरह से तेल इस तरीके से निकाला जाता है, पेट्रोलियम पदार्थ इस तरीके से निकाले जाते हैं। अब राजस्थान में पेट्रोलियम पदार्थ के जो भंडार है, राजस्थान में जो पेट्रोलियम पदार्थ के जो भंडार है वो बीकानेर, बाड़मेर इत्यादि क्षेत्रों के अंदर क्या है, ये पेट्रोलियम पदार्थ के भंडार विद्यमान है।
अगर राजस्थान की बात की जाए, राजस्थान के अंदर बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर इत्यादि क्षेत्रों के अंदर क्या है, तेल के भंडार विद्यमान है। वहां से हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, तेल प्राप्त कर रहे हैं, पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त कर रहे हैं। अब देखो जो हमारे यहाँ पे बीकानेर, जो बाड़मेर है, बाड़मेर के अंदर गुड़ामलानी क्षेत्र है, सांचौर है, जोधपुर के अंदर सॉरी जैसलमेर के अंदर सांचौर, गुड़ामलानी इत्यादि क्षेत्रों से हम क्या कर रहे हैं, और 12 ब्लॉकों के अंदर ये काम कर रहा है। इस तरीके से हमारे यहाँ पे जो है कितने केयर इंडिया एनर्जी नाम से कोई कंपनी यहाँ पे क्या कर रही है, काम कर रही है राजस्थान के अंदर, जिसमें 91 कुएं कितने बनाए गए हैं, इसके कुएं 91 कुएं, और कितने क्षेत्रों में 12 कुओं में से 2005 में व्यावसायिक उत्पादन भी शुरू कर दिया है। टोटल कितने कुएं खोदे गए हैं, 91 कुएं, ठीक है। 12 कुएं से काम शुरू, 12 कुएं से काम शुरू, 91 कुएं टोटल खोदे गए, जिसमें से 12 कुओं से तो क्या कर दिया, उत्पादन हमने शुरू कर दिया, राजस्थान के अंदर शुरू हो गया। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे पेट्रोलियम पदार्थ के जो भंडार है वो राजस्थान में धीरे धीरे विकसित होते जा रहे हैं। अब है परमाणु ऊर्जा खनिज। अब हम पढ़ेंगे परमाणु ऊर्जा खनिज के बारे में, अध्ययन करते हैं कि कौन कौन से परमाणु ऊर्जा खनिज यहाँ भारत के अंदर विद्यमान है। परमाणु ऊर्जा खनिज। अब देखो परमाणु ऊर्जा खनिज है जिसके बारे में अध्ययन करते हैं। परमाणु ऊर्जा खनिज, परमाणु ऊर्जा के रूप में यूरेनियम, परमाणु ऊर्जा के रूप में क्या है, परमाणु ऊर्जा का जो रूप है वो किसमें है, यूरेनियम के रूप में। और यूरेनियम कितना है, 338, कितना है, 338 यूरेनियम के नाम से जाना जाता है, जिसका उत्पादन भारत के अंदर होता है। और तथा 235 और 233, यूरेनियम कौन सा, 235, ठीक है, और 233 उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। प्लूटोनियम भी निकाला जाता है, प्लूटोनियम जो कि 239 है, प्लूटोनियम इसका उत्पादन कितना, 239, जो राजस्थान के अंदर निकाला जा रहा है, सॉरी भारत के अंदर निकाला जा रहा है परमाणु ऊर्जा खनिज के रूप में, ठीक है। थोरियम, बेरिलियम और जिरकन नामक खनिजों का उपयोग किया जाता है परमाणु ऊर्जा के अंदर। किसका उपयोग किया जाता है, थोरियम का, परमाणु ऊर्जा में थोरियम, बेरिलियम, थोरियम, बेरिलियम इनसे उत्पादन हो रहा है। और जिरकन का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है, जिरकन इत्यादि का क्या है, हमारे यहाँ पे उत्पादन भारत के अंदर इन काम के इसमें उपयोग ले रहे हैं। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर हम इसका उपयोग लेने लग गए हैं, जिसे हमें परमाणु ऊर्जा की सहायता से हम इत्यादि कार्य संपन्न करवाते हैं, जिसमें विद्युत कार्यों के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। अब देखो यहाँ पे जो है कि कई प्रकार के, जिसमें शक्ति उत्पन्न, इनसे बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जिससे कार्य करने की क्षमता और ज्यादा बढ़ती है। किससे, परमाणु ऊर्जा से। अब परमाणु ऊर्जा 1948 में परमाणु ऊर्जा का उपयोग का गठन किया गया था। हमारे यहाँ पे क्या किया गया, 1948 में परमाणु ऊर्जा गठन का उपयोग किया गया था। 1948 में परमाणु ऊर्जा का गठन किया गया। मतलब हमारे यहाँ पे 1948 में परमाणु ऊर्जा का गठन का काम किया गया था। परमाणु ऊर्जा गठन का 1948 के अंदर किया गया। और इसमें देश में 17 परमाणु रिएक्टर, देश में कितने हैं, 17 परमाणु रिएक्टर
17 परमाणु रिएक्टरों का, यानी 17 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना की गई है, स्थापित है हमारे यहां, स्थापित है। 17 परमाणु रिएक्टर कहां स्थापित है? देश के अंदर स्थापित है, भारत के अंदर ये स्थापित है रिएक्टर बड़े पैमाने पे। अब जो 17 रिएक्टर प्रमाणित और रिएक्टरों द्वारा देश में 4800, यानी इन रिएक्टरों यानी 17 रिएक्टरों के माध्यम से 4800 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। कितनी विद्युत उत्पादन होती है? विद्युत उत्पादन, विद्युत जो उत्पादन होता है वो कितना होता है? 4800 उत्पादन इससे किया जा रहा मेगावाट। विद्युत उत्पादन 4800 मेगावाट किया जाता है। किनके माध्यम से? 17 परमाणु रिएक्टर जो स्थापित हैं भारत के अंदर, इनसे इतना। और भारत में परमाणु खनिज के भंडार जो है यूरेनियम धारवाड़ कहां पे है? भारत में परमाणु ऊर्जा भंडार यूरेनियम धारवाड़ क्या है कि परमाणु ऊर्जा भंडार यूरेनियम कौन सा है? धारवाड़। तथा आर्कियन चट्टानों से, कहां पे? आर्कियन चट्टानों से भी प्राप्त किया जाता है। आर्कियन चट्टान, आर्कियन जो चट्टान है वो कहां है? बिहार। कहां पे है? बिहार। बिहार से इसका क्या किया जा रहा है? उत्पादन। बिहार की सिंह भूमि, बिहार की कौन सी? बिहार सिंह भूमि, सिंह भूमि क्षेत्र से क्या है? ये हमें प्राप्त होता है यूरेनियम। तो अगर इसी बात में राजस्थान के अंदर बात की जाए तो राजस्थान के अब्रक के क्षेत्रों में, यानी राजस्थान के अब्रक के क्षेत्रों में पेग्मामाइट सेलों में, तो पेग्मामाइट जो सेल है यानी जो चट्टान है उनसे भी यूरेनियम प्राप्त किया जा रहा है। केरल में समुद्र तटीय जो क्षेत्र है वहां से भी इसको प्राप्त किया जा रहा है, ठीक है। और बालू में तथा बालू में बेरिलियम के भंडार और राजस्थान, बिहार, गया, आंध्र प्रदेश में स्थित है। यानी बिहार, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के अंदर क्या है? इसके भंडार स्थापित है, यूरेनियम के भंडार स्थापित है, वहां से ये यूरेनियम निकाला जा रहा है। अब हम बात करते हैं खनिजों के बारे में। तो राजस्थान में जो प्रमुख खनिज है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ये हमने भारत के संदर्भ में बात की थी, अब पढ़ेंगे हम राजस्थान के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। राजस्थान में खनिज, अब देखो राजस्थान में जो खनिज है, अब राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में राजस्थान को खनिजों के बारे में क्या कहा जाता है? खनिजों का अजायब घर, अजायब घर, यानी मतलब अजायब घर से तात्पर्य होगा, अजायब घर चिड़िया घर होता है जिसमें बहुत से जानवर रहते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से राजस्थान को अजायब घर इस वजह से कहा गया है कि यहाँ कई प्रकार के क्या प्राप्त है? खनिज पदार्थ प्राप्त है, जिसमें 79 प्रकार के खनिज, कितने प्रकार के खनिज? 79 प्रकार के खनिज कहां से प्राप्त हो रहे हैं? ये राजस्थान के अंदर प्राप्त हो रहे हैं। कितने प्रकार के? और 44 प्रकार के बड़े और 23 छोटे। 44 प्रकार के तो क्या है? 44 प्रकार तो बताएं बड़े के, बड़े रूप में 44 प्रकार के, ठीक है। और 23 प्रकार के लघु और 12 गौण खनिज, 23 लघु और 12 गौण
गौण खनिज से तात्पर्य है ये 12 प्रकार के कहीं पे भी विद्यमान हो सकते हैं, कहीं पे भी ये कम अधिक किसी भी रूप के अंदर क्या हो सकते हैं, प्राप्त हो सकते हैं। तो इस तरीके से भारत में राजस्थान में जो है ये खनिजों की स्थिति है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे ये खनिज विद्यमान है। अब खनिजों की अगर बात की जाए तो देश का 22% कितना उत्पादन करता है राजस्थान, देश का 22% खनिज राजस्थान के अंदर कितना उत्पादन हो रहा है, देश का 22% खनिजों का जो उत्पादन है अकेले राजस्थान के अंदर हो रहा है। अब राजस्थान को खनिजों की दृष्टि से तांबा नगरी किसे कहा गया है, तांबा नगरी खेतड़ी को बताया गया है, यानी सर्वाधिक तांबा यहाँ पे निकाला जाता है, तांबा नगरी, ठीक है, खेतड़ी। और यही बात अगर इसकी की जाए संगमरमर की बात की जाए तो संगमरमर जो है वो राजस्थान के अंदर संगमरमर नगरी ये कहा जाता है मकराना को, इसको कहा जाता है मकराना को, यानी मकराना के अंदर सबसे ज्यादा क्या निकाला जाता है, संगमरमर निकाला जाता है, मार्बल निकाला जाता है। सबसे बहुतायत के अंदर अगर मार्बल विद्यमान है तो मकराना के अंदर, नागौर मकराना के अंदर विद्यमान है। सबसे ज्यादा अगर तांबा निकाला जाता है तो खेतड़ी राजस्थान, खेतड़ी झुंझुनू राजस्थान के अंदर ये विद्यमान है। और हमारे यहाँ पे कई प्रकार के खनिज निकाले जाते हैं, जिसमें हमारे यहाँ पे जो खनिजों के क्षेत्र में हमारा एकाधिकार प्राप्त है, यानी राजस्थान राज्य को खनिजों के क्षेत्र में क्या प्राप्त है, एकाधिकार। बॉक्साइट सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर है, ठीक है, और अभ्रक राजस्थान के अंदर है, मकराना राजस्थान के, बोलेस्टोनाइट राजस्थान के अंदर है, जास्पर फ्लोराइड राजस्थान के अंदर, जिप्सम राजस्थान के अंदर, सीसा राजस्थान के अंदर, मार्बल, ये इत्यादि प्रकार के खनिज सिवाय केवल राजस्थान के अंदर विद्यमान है, भारत के किसी राज्य में ये विद्यमान नहीं है। अब जो राजस्थान के अंदर इनका क्या प्राप्त है, इनको एकाधिकार प्राप्त है। अब राजस्थान में जो खनिज है वो हमारे पेट्रोलियम पदार्थ में भी हमारा धीरे धीरे हमारा क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। कहते हैं कि राजस्थान में पेट्रोलियम पदार्थ के जो भंडार है, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर जिलों में 12 ब्लॉकों में काम किया जा रहा है और अथाह उत्पादन होता है उनसे। कितना अथाह, बहुत अत्यधिक मात्रा के अंदर उत्पादन होता है। और परमाणु ऊर्जा के रूप में भी हमारे यहाँ पे यूरेनियम बहुत अत्यधिक निकाला जा रहा है भारत के अंदर, ठीक है। इस तरीके से आपका पाठ कंप्लीट और ये संपूर्ण बिंदुओं का आपको अच्छे से अध्ययन करना है। धन्यवाद।